बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जियो न्यूज़ पर आप देख रहे हैं आपस की बात और मैं हूं मुनीफ फारूक। पाकिस्तान के अंदर फिल्में तो आपने बहुत देखी होंगी। जट दा खड़ाक एक फिल्म थी और बड़ी ज़बरदस्त कहा जाता है चली भी। अब आप देख रहे हैं आजकल पार्लियामेंट के अंदर खड़ाक, और वो खड़ाक हो रहा है पाकिस्तान की अदलिया के साथ, यानी सुप्रीम कोर्ट के साथ। उसके नताइज क्या निकलेंगे ये सिर्फ आने वाला वक्त बता सकता है, लेकिन अगर हम कोई सबक हासिल करें पाकिस्तान की तारीख से तो वहाँ पता चलता है कि पार्लियामान और अदलिया की लड़ाई का नतीजा कभी भी अच्छा नहीं हुआ। हाँ, अलग बात है कि आज इस पार्लियामान के अंदर जो जमातें मौजूद हैं, खासतौर पर मुस्लिम लीग नून, इसने जुडिशल एक्टिविज्म को 2008 से 13 के दरमियान जप्फी डाली हुई थी और हर फैसले के ऊपर तालियां बजाई जाती थी क्या फैसला आया है और ज़बरदस्त काम किया है उस वक्त की अदलिया ने। जो बोया वो शायद काटा जा रहा है, और मैं हमेशा कहता हूं कि जुडिशल एक्टिविज्म का जो बीज बोया गया अब वो एक बदबूदार दरख्त बन के हर एक के सामने है। जिस तरह से जुडिशल एक्टिविज्म हमारे मुल्क में परवान चढ़ी है, जुडिशल ओवर रीच परवान चढ़ी है, उसके नताइज अब हमारे सामने हैं। लेकिन अदालत का ये कहना है कि वो आइन पर अमल दरामद कर रही है और पार्लियामान आज उसके रस्ते की रुकावट बन रहा है। ये वो तासुर है जो कि अब हर एक के सामने है। ये बात दुरुस्त है कि दोनों जो पिलर्स ऑफ द स्टेट हैं वो एक दूसरे के सामने हैं, सुप्रीम कोर्ट भी और पार्लियामान की। लेकिन क्या कहें, अब मामलात कुछ ऐसे ही हैं। दूसरी साइड पर वो मुज़ाकरात जो कि सुप्रीम कोर्ट के सजेशन के ऊपर किए गए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पीडीएम के दरमियान, उसके अंदर अब तक के नताइज तो बिल्कुल हौसला अफजा नहीं है। वैसे हैरान होने की बात इसलिए नहीं है क्योंकि ये बात सबके सामने पहले ही आ चुकी थी कि ये नताइज कुछ अच्छे नहीं होंगे। जो बयानात आए, लगता तो ये था कि शायद उसके अंदर कोई डेवलपमेंट होगी, लेकिन हुआ कुछ नहीं। अदालत में दोबारा सुप्रीम कोर्ट में चली गई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और बता दिया अदालत को कि जी हमने तो गुंजाइश निकाली। इस्तदा ये है कि आप अपने 14 मई को पंजाब के अंदर जो पोलिंग का दिन आपने मुख्तस किया है पंजाब असेंबली के इलेक्शन के लिए, उस पर अमल दरामद करवाइए और आइन की पासदारी को यकीनी बनाइए। जो मौक़िफ़ रहा है ख़ास तौर पर लेटली शाह महमूद कुरैशी साहब का, जो अब नया मौक़िफ़ है इस मुज़ाकराती दौर के बाद, इसके 3 दौर हुए, मज़ीद नशिस्त बेबानी दिखाई देती है। ख्वाजा आसिफ साहब ने फरमाया, फिर आपको तजाद भी बताएंगे जो रहा है पार्लिमानी ये जो थी और इसके दरमियान जो मौक़िफ़ था मुज़ाकरात के ऊपर। लेकिन ख्वाजा आसिफ साहब ने क्या फरमाया ज़रा वो भी सुन लीजिए। सवाल ही नहीं पैदा होता शाहजेब, सवाल ही नहीं पैदा होता ये 14 मई वाली जो है हम माने। इट इज ए नॉन स्टार्टर, एब्सोल्युटली नॉन स्टार्टर। कोई पार्टी जो है पीडीएम की ये बात नहीं मानेगी। अब आप तजाद मुलाहिजा कीजिए, जनाब इसहाक डार साहब, जनाब यूसुफ रज़ा गिलानी साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब इस हवाले से क्या ओवर द पीरियड ऑफ टाइम क्या फरमाते रहे हैं जब ये मुज़ाकराती दौर शुरू हुआ। मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी प्रोग्रेस है। एक दिन मुल्क में इलेक्शन का इत्तेफाक होना, केयर टेकर्स गवर्नमेंट पूरे मुल्क में उस वक्त होना, ये बहुत बड़ी एक पेशरफ्त है। ये जो पेशरफ्त हुई है दोनों तरफ से बड़ी पॉजिटिव है। हमने फैसला किया है कि हम सुप्रीम कोर्ट को उनकी खिदमत में हाजिर होंगे और हम उनसे ये गुजारिश करेंगे, क्योंकि हमारी पेशरफ्त इन मुज़ाकरात में नहीं हो सकी। पंजाब के इलेक्शन जो 14 तारीख है जो उनका फैसला है, तहरीक इंसाफ चाहेगी इलेक्शन 14 तारीख को करवा दिए जाएं। ये गुज़िश्ता रोज़ की डेवलपमेंट है और आपने देख लिया जो फिर अब यानी कि मुज़ाकरात तो फेल हो चुके हैं, उनके अंदर कोई बात मौजूद नहीं। जो कॉन्स्टिट्यूशनल रैंगलिंग का इस्तिलाह इस्तेमाल की जनाब ख्वाजा आसिफ साहब ने, अब वो रैंगल कौन किससे कर रहा है, लेकिन मामलात ऐसे आ गए हैं कि पार्लियामान ने बुला लिया है, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने बुला लिया कि रजिस्ट्रार साहब आएँ 10 साल का ऑडिट करवाएं सुप्रीम कोर्ट का। साथ ही साथ शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने आज एक कदम आगे जाकर एक नई बात की है और उन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस साहब को बुलाएं, हमारा पार्लियामानी रिकॉर्ड आप किस हैसियत से और क्यों मंगवा रहे हैं, क्या आप मंगवा सकते हैं, क्या फरमा रहे हैं सुनिए। अगर रिकॉर्ड मांगा गया ये बहुत सीरियस मसला है, ये बात आप हाउस के सामने रखें, फिर हम आपको जवाब देंगे कि रिकॉर्ड देना है या नहीं देना। और मेरी गुजारिश ये होगी कि आप एक कमेटी ऑफ द हाउस बनाएं जो इस मामले को डिबेट करे और यहाँ पर चीफ जस्टिस साहब को बुलाया जाए और वो ये बताएं कि क्यों उन्होंने ये रिकॉर्ड मांगा है, किस मकसद के लिए मांगा है। ये कोई छोटा मोटा मामला नहीं है, ये इस हाउस की सुप्रीमेसी, इस हाउस की सॉवरेनिटी का मसला है। इस हाउस की सॉवरेनिटी का मसला है, इसकी सुप्रीमेसी का मसला है। यहाँ तक तो चले एक जेस्चर है जो कि उन्होंने दिया कि चीफ जस्टिस साहब को बुला लीजिए, और क्यों उन्होंने बुलाया, हमारा पार्लियामेंट्री रिकॉर्ड है, किसी ने वोट किया, किसी ने बहस की, किसी ने डिबेट की। ये प्रिविलेज का मामला भी है और आर्टिकल 66 भी बड़ा क्लियर है, आर्टिकल 69 भी क्लियर है। लेकिन अदालत को अगर ये लगता है कि यहाँ पर कुछ गैर आइनी हुआ है तो अदालत किसी हद तक, एक मिसालें भी उसकी मौजूद हैं, उस पर फैसले तो सुना चुकी है माजी में भी, लेकिन इसको बड़ा जेलसली गार्ड अब पार्लियामान कर रहा है।
जो बात राना सनाउल्लाह साहब ने बहसियत वफाकी वज़ीर दाखिला कही वो बहुत ज़्यादा चौंका देने वाली और हिला देने वाली बात है। डैमेजिंग, अलार्मिंग, और भी कोई अल्फाज अपनी जो वोकैबलरी है उसमें से इस्तेमाल हम कर सकते हैं। नर्व रेकिंग इसलिए क्योंकि ये वो बात है जो कि जिसके ऊपर बड़े संजीदा आईनी सवालात भी खड़े हो सकते हैं, लेकिन उससे इंटेंट भी ज़ाहिर हो रही है। याद रखिए कि राना सनाउल्लाह साहब वफाकी काबीना का हिस्सा हैं, वफाकी वज़ीर दाखिला हैं, और जो बेलिजरेंस उन्होंने अपने इस बयान से जाहिर की है वो तो बहुत अलार्म कर रही है, और कम से कम उसने मुझे ज़रूर अलार्म किया। हमारे साथ आज मेहमान मौजूद है जनाब वफाकी जावेद लतीफ़ साहब। मियां साहब आपका बहुत शुक्रिया, हुकूमत की नुमाइंदगी कर रहे हैं। जनाब मतीउल्लाह जान साहब मुल्क के सीनियर सहाफ़ी हैं और ख़ास तौर पर अपना खासा रखते हैं, जो अदालतों के अंदर मामलात होते हैं उसको भी बड़े करीब से देखते हैं। बहुत शुक्रिया आपका मतीउल्लाह जान साहब। और शाह खावर साहब मुल्क के सीनियर कानूनदान हैं, हमारे साथ मौजूद हैं, आपका भी बहुत शुक्रिया। मैं सबसे पहले ये राना सनाउल्लाह साहब वाली बात के ऊपर मैं आपसे राय लेना चाहूँगा शाह खावर साहब कि बड़ी चौंका देने वाली गुफ्तगू है, और इससे कोई मामला सुलझने की बजाय मज़ीद उसमें तनाव आएगा, सख्ती आएगी, और इससे तो इंतशार भी फैल सकता है। वकला भी बड़े जेलसली, कई एक ज़ाहिर बात है वकला भी डिवाइडेड है। एक साइड ऐसी है जो कि चीफ जस्टिस साहब के साथ बिल्कुल खड़ी है और समझती है कि चीफ जस्टिस साहब जो कर रहे हैं वो आइन की पासदारी है और उनको प्रोटेक्ट भी कर रही है, और बार्स के अंदर ये सिचुएशन मौजूद है। तो ऐसी गुफ्तगू जब राना सनाउल्लाह साहब के सामने आएगी और आ चुकी है, तो क्या ये वाकई, मतलब जहाँ तक मेरी दानिश है, ये इस तरह हो नहीं सकता कि एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के ज़रिए आप चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को हटा दें, और ऐसा कोई प्रोविज़न भी नहीं है। तो ये क्या जाहिर कर रहा है आपको, बहसियत एक सीनियर कानूनदान आप क्या कहेंगे इसके ऊपर? देखिए मरीज साहब, मैं ये समझता हूँ कि जो राना सनाउल्लाह ने कहा उस पर बिल्कुल बहस हो सकती है, डिबेटेबल इशू है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली एक फ़िज़ा ऐसी कायम हो चुकी है इदारों के दरमियान, इदारों में जो अशखास बैठे हुए हैं, मैं समझता हूँ कि गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा जो है वो दोनों तरफ से हो रहा है। देखिए अब जो लास्ट अभी हेयरिंग थी परसों की सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, उसमें मैं समझता हूँ कि जो रिमार्क्स वहाँ से भी दिए गए बेंच की तरफ से, वो भी मैं समझता हूँ कि वो न देना मुनासिब था कि आप ना देते, कि पॉलिटिशियन जो हैं या पॉलिटिक्स ने जो हमारी अदालती निज़ाम को पोल्यूट कर दिया है और इसमें इस तरह की बातें और सब चीज़ें, मैं समझता हूँ कि इससे इज्तनाब करना चाहिए, और ख़ास तौर पे ये बातें बेंच की तरफ से नहीं होनी चाहिए। फिर जब बेंच की तरफ से मामलात होंगे तो फिर दूसरे इदारे के जो लोग हैं वो भी उसको रिटेलिएट करेंगे। ये कभी भी एक अच्छी सूरत हाल नहीं, मेरे लिए एक बहुत नाखुशगवार सूरत हाल है। लेकिन जहाँ तक राना सनाउल्लाह साहब का वो बात की, जी अगर कोई मुफाहमत या इस तरह का ना हुई और उसके बाद एनार्की फैलने का और बहुत ख़तरनाक सूरत हाल इख्तियार की जा सकती है, जो कि टकराव होगा इदारों के दरमियान, जो मैं कहता हूँ किसी तौर भी मुनासिब नहीं है। जहाँ तक चीफ जस्टिस को एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से बहाल करना और उनको वहाँ से बर्खास्त करने का ताल्लुक है, तो वो जो चीफ जस्टिस जो बहाल हुए थे इफ्तिखार चौधरी, वो एक बिल्कुल डिफरेंट सिनेरियो था। बिल्कुल उसमें चूंकि वो एक पूरा अरेंजमेंट था, उसमें एक पीसीओ के जजेस आए थे, फिर वो अनडू हुए, तो फिर ठीक है उनकी बहाली तो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से हुई, लेकिन मौजूदा जो डिस्पेंसेशन है आईनी, उसमें कोई भी सुपीरियर कोर्ट के जज साहिबान, चाहे वो हाई कोर्ट के जजेस हों, चीफ जस्टिस हों, सुप्रीम कोर्ट के जजेस हों, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हो, उनको माँ सिवाय आर्टिकल 209 में जो कि एक प्रोसीजर दिया गया है जजेस को इम्पीच करने का, उनको बरतरफ करने का, वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ही है। उसके अलावा जो है मैं नहीं समझता कि किसी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को कि किसी भी सुपीरियर कोर्ट के जज को एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से हटाया जाए। मैं तो कहता हूं कि वो तो आप सिविल सर्वेंट्स को भी सिवाय उस प्रोसेस को कंप्लीट किए बगैर आप बरतरफ नहीं कर सकते। तो मैं समझता हूं कि ये जो हीटेड माहौल है, इसको दोनों तरफ से जो है इज्तनाब का मुजाहरा करना चाहिए। उसकी वजह यह है कि इससे ये इस मुल्क के इदारे जो है, और मैं समझता हूँ कि पार्लियामेंट और जुडिशरी कभी भी इतनी एट डिस्टेंस नहीं हुई जितनी आज हुई है। हमने पहले भी देखा है। हाँ, बिल्कुल सही है। और इतनी 18वीं तरमीम में 18वीं तरमीम को जब चैलेंज किया गया था, तो उस वक्त भी एक उसमें सिर्फ फर्क ये था कि वो जुडिशरी सुप्रीम कोर्ट एक थी और उन्होंने खुद उस पर इंटरवीन करने की बजाय उन्होंने दोबारा पार्लियामेंट को भेजा, और पार्लियामेंट में उसने उनके जो खदशात थे या जो तहफ़्फ़ुज़ात थे, उनको 19वीं तरमीम के नतीजे में
उसको जो है वो लेकिन वो लगभग एक पोजीशन तो ऐसी थी कि 18वीं तरमीम का जो फेट था, इट वाज हैंगिंग इन द बैलेंस। लेकिन उस वक्त मैं आपको बताऊं, मैं भी समझता हूं कि वो तजावुज था सुप्रीम कोर्ट का भी, कि पार्लियामेंट के मामलात को जो है वो आप नहीं इंटरफेयर कर सकते, लेकिन उसको जो रेसिप्रोकेट भी जो पार्लियामेंट ने किया था वो बड़े अच्छे अंदाज से किया था। इस तरह का कम से कम माहौल क्रिएट नहीं हुआ था। मैं समझता हूं कि इदारों में बैठे तमाम अशखास जो हैं उनको इज्तनाब की पॉलिसी जो है वो अपनानी चाहिए, करनी तो चाहिए। लेकिन मियां जावेद लतीफ साहब, ये इस तरह के बयानात आप करने क्या जा रहे हैं मुल्क की अदलिया के साथ? ठीक है, अदलिया ने भी एक्सेस किया होगा, जुडिशल एक्टिविज्म भी किया होगा, अपनी इख्तियारात से बाहर भी चले आप कहते हैं निकल गए होंगे, लेकिन आप कभी चीफ जस्टिस को कह रहे हैं जी यहाँ पर आके बताएं आपने क्यों रिकॉर्ड मांगा है, कभी आप कह रहे हैं कि ये एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के जरिए हम उनको उनके ओहदे से हटा देंगे जिसकी कोई आईनी बिसात मौजूद ही नहीं है। तो आप तो लड़ाई लड़ने जा रहे हैं, तो जब लड़ाई लड़ेंगे तो फिर नुकसान आपका भी होगा, इदारों का होगा, और सबसे बढ़कर ये कि मुल्क का होगा। जहां आप भी हल्के की सियासत करते हैं, जहां लोगों के पास हालत ही कोई नहीं है, महंगाई ने कमर तोड़ दी है। पिछले महीने अप्रैल के महीने में 37% महंगाई थी, तो क्या मुंह लेके आप अपने लोगों के पास जाएंगे कि आप किस चीज की लड़ाई लड़ रहे हैं, लोग भूखे मर रहे हैं बेचारे? नहीं, हम वो मुंह लेके जाएंगे कि 2017 में एक फलता फूलता तरक्की करता पाकिस्तान जो है वो किसने डुबोया, ठीक है, ये मुंह लेके जाएंगे। अच्छा, अब आ जाए, एक शाह खावर साहब ने एक बात जो की है ना कि आला अदलिया को भी कोर्ट के अंदर वो अल्फाज नहीं अदा करने चाहिए जिससे किसी की तज़हीक हो। ये पहली दफ़ा नहीं हुआ। आप ये देखें कि सिसिलियन माफिया, डाकू, चोर, लुटेरे, क्या कुछ हमारी लीडरशिप के बारे में कहा गया और क्या कहा जाता रहा। आप ये देखें कि क्या उस वक्त आइन कानून जो है किसी ने दरवाजे पे दस्तक दी कि आप ये मावरा आइन गुफ्तगू कर रहे हैं या फैसले दे रहे हैं? अगर उस वक्त 2017 में जो फैसला आया, अगर आप ये देख लें कि 450 लोगों का नाम था पनामा में, तो जिसका पूरे अफसाने में जिक्र नहीं था उसको अकामा पे निकाल दिया, 2/3 अक्सरियत रखने वाले नवाज शरीफ को। कोई बोला? नहीं बोला। नहीं, मियां साहब एक बात आपके फैसले गलत, यार सुन लें, फैसले गलत होना अदालत, मैं दोबारा कह रहा हूं कि अदलिया ने अब बुरे फैसले दिए, वो बुरी और बदतरीन अदालती तारीख रकम हुई, बुरे फैसले किए गए, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि आपके पास एक चीज का इख्तियार ही नहीं है। अब आईनी तौर पर आपके पास कोई इख्तियार नहीं है, लेकिन आप तड़ियां लगा रहे हैं हुकूमत की तरफ से कि हम एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के जरिए चीफ जस्टिस को फारिग कर देंगे, घर भेज देंगे, तसादुम हो जाएगा, ऐसी तैसी फिर जाएगी हर चीज की। जब ये आप धमकी दे रहे हैं तो इसका नतीजा क्या है? यानी कि अगर उन्होंने आपको सिसिलियन माफिया कहा तो बसद एहतराम आप साबित कर रहे हैं कि अगर आप सिसिलियन माफिया नहीं है तो कम से कम एक माफिया के तौर पर जरूर ऑपरेट करना चाहते हैं। नहीं मुनीब, बड़ी माजरत से मैं आपकी गुफ्तगू से इत्फाक नहीं करता, मगर मैं ये तवक्को आपसे रखता हूं कि मुझे आप वक्त दें ताकि आपके सवालों का मैं जवाब दे सकूं। गुजारिश इतनी है कि जो आप भी फरमा रहे हैं, शाह खबर साहब ने भी वही बात की कि अदारे एक दूसरे के सामने खड़े हो गए हैं। ये बात नहीं, ये बात गलत है। इस अदारे के सामने आए रोज कोई ना कोई अदारा जो है वो खड़ा होता आया है। अच्छा जी। ये अदारा कभी तो बंदूक वाले से जेरे ताब आया और कभी कलम वाले से आ गया, कभी किसी और तरीके से पकड़ने की कोशिश की गई, मगर आप अगर इसको एक सुप्रीम अदारा कहते हैं और हमारा अगर चारों का कंसेंसस है इस बात पे कि ये सुप्रीम है, तो मुझे ये बताएं 75 सालों में जब से ये अदारा मार्ज़ वजूद में आया है किसने माना है इसको सुप्रीम? अमलन कहने को तो कहते हैं मगर मानता कोई नहीं है। आप आइन बनाते हैं, उस पर अमल दरामद कौन नहीं करता? कभी बंदूक वाले नहीं करते, कभी कलम वाले नहीं करते। आप आज बात कर रहे हैं कि अगर ये आमने सामने खड़े रहेंगे तो उससे रियासत को नुकसान होगा। मुझे नुकसान कम होगा, रियासत को नुकसान हो। मुझे तो नुकसान पिछले 25 सालों से हो रहा है, मगर मेरा दावा नहीं हो सकता, मुझे छोड़ दें। मगर मेरी रियासत को जो 2017 के फैसले से नुकसान पहुंचा, मेरी कौम को नुकसान पहुंचा, उसका मुदावा कौन करेगा? वो है मुजरम असल में। असल बात यह है कि जो बंदा पाकिस्तान के अंदर सिविल नाफरमानी की
तहरीक का आगाज करना चाहता था, उसने आज पाकिस्तान के अंदर ये हालात बना दिए हैं कि पाकिस्तान के अंदर खुदा ना खास्ता खून रेजी हो सकती है। और जो बात की है ना वजीर दाखिला ने, राना सनाउल्लाह ने, उसके पास बतौर वजीर दाखिला के ज्यादा एजेंसियों की इंफॉर्मेशन मौजूद होगी। अच्छा, और जो वो बात कर रहे हैं वो बात दुरुस्त है। वो इसलिए कि अगर सिविल नाफरमानी से खून रेजी की तरफ हम जा चुके हैं तो मुझे ये बताएं कि आए रोज जो जजमेंट आ रही हैं अदलिया से, और उसको आए रोज उस फैसलों से जो सियासी जिंदगी नहीं मिल रही है, क्या ये महज इत्तेफाक है? मियां साहब एक बात, ठीक है, आपकी अपनी इस्तदलाल अपनी जगह, उसका बड़ा एहतराम है, लेकिन सवाल ये आपने कहा पार्लियामान को अहमियत किसी ने नहीं दी और कभी अदलिया ने और कभी एस्टैब्लिशमेंट ने पार्लियामान को जेर किया। देखिए, पार्लियामान के अंदर बैठे हुए लोगों ने भी पार्लियामान का बेड़ा गर्क किया, उसमें आप सरे फहरिस्त है। अभी 18वीं तरमीम का जिक्र हुआ ना, ब्लैकमेल सबसे ज्यादा आपने किया था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, अदलिया के साथ मिलकर 19वीं तरमीम आपने करवाई थी। ये रिकॉर्ड की दुरुस्तगी है आपके लिए भी, आपकी जमात के लिए भी। मैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस का भी गवाह हूं जो आपने की थी उस वक्त। याद रखिए कि पार्लियामान की इफेक्टिवनेस को सबोटाज करने में आपका भी हिस्सा है। आज आप रिसीविंग एंड पे, आपको अपनी गलती का पहले एहसास करना चाहिए। आप यूसुफ रजा गिलानी साहब की नाअहली का जिक्र आज करते हैं, लेकिन आपको ये कहना चाहिए कि हमने सीना ठोक के यूसुफ रजा गिलानी की नाअहली करवाई थी और अब पिटिशनर थे, अपीलें फाइल की और पता नहीं क्या कुछ करवाया, तो ये काम आपने खुद करवाया था। मनीफ फारूक साहब जी, मैं आपकी तमाम बातों से इत्तेफाक करता हूं जी। मैं ये मानता हूं कि हम अदारों के हाथों इस्तेमाल होते रहे, ये बात दुरुस्त है आप कह रहे हैं। आज जितना नुकसान पहुंचा है हमारी वो मफाहमत पसंद पॉलिसियों ने यहां तक हमें ला खड़ा किया। मगर जो मैं कहना चाह रहा हूं, मैं अपने लिए नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूं कि रियासत को आप जिधर लेकर जा रहे हैं होने वाला क्या है। मुझे अंदेशा है कि जो कुछ हो रहा है और जो कुछ उसके लिए सहूलतकारी दी जा रही है इमरान खान के लिए, खुदा ना करे ऐसा हो जो उसने पेट्रोल बम्बों से एक नया कल्चर जो है, एक नई सोच लोगों को दी है। कहीं शायरा दस्तूर पे लाखों लोग इसलिए ना इकट्ठे हो जाएं कि हमें इंसाफ नहीं मिल रहा। ये लाखों लोग तो इससे रियासत को नुकसान पहुंचेगा। लाखों लोग आप इकट्ठे करेंगे, इमरान खान साहब कटलिया के हक में, ये बात ज़हन में रखिएगा। ये मुमकिन है। अगर मियां साहब आगे जाने देना, मती साहब से पूछ दे। मती साहब, मैं दोबारा आपके पास आता हूं। मतीउल्लाह जान साहब, होने क्या जा रहा है? देखिए, अदलिया की तरफ से बयानात है, शाह खावर साहब ने कहा कि नहीं, आखिरी समात के अंदर नहीं होना चाहिए था, लेकिन राना सनाउल्लाह साहब की गुफ्तगू आपने सुनी है, सुप्रीम कोर्ट ने खुद को शायद मुश्किल में भी डाल दिया है। आपके नजदीक क्या हो सकता है, नोइंग अपना एक्सपीरियंस इस्तेमाल करते हुए, कि जजेस क्या सोच रहे होंगे एंड व्हाट इज लाइकली टू हैपन? शुक्रिया मनीफ फारूक साहब। बात यह है कि जजेस से ज़्यादा इस वक्त सवाल ये पैदा होता है कि चीफ जस्टिस उमर अताब बंदयाल क्या सोच रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि क्या होने जा रहा है। मेरे ख्याल में जो इदारा किसी भी महज़ब मुल्क में आखिरी फ़ैसला करने का अख्तियार रखता है वो जुडिशरी होती है, और इस वक्त पाकिस्तान में भी सुप्रीम कोर्ट के जो कोर्ट है, सियासत की गेंद इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में है, तो उसको खेलना कैसे है ये फैसला भी चीफ जस्टिस उमर अताब बंदयाल ने करना है, किसी और ने नहीं करना। अब सब फैसला जब सुप्रीम कोर्ट ने करना है, चीफ जस्टिस उमर अताब बंदयाल ने करना है, तो चीफ जस्टिस ये भी अच्छी तरह जानते हैं कि उन्होंने एक जो फैसला 14 मई का दिया था इलेक्शन कराने का पंजाब में, वो अब नाकाबिले अमल है, और अब उन्होंने देखना है कि क्या वो अपने उस फैसले पर अमल दरामद कराने के लिए कोई जारहाना अंदाज से हुकूमत के ख़िलाफ़ कार्रवाई करेंगे, इदारों के ख़िलाफ़ कार्रवाई करेंगे, या फिर जिस तरह आइन के अंदर 254 की एक शिक है कि अगर कोई चीज़ ख़ास मुद्दत में नहीं की जा सकती तो वो बाद में भी हो तो वो गैर आइनी नहीं होती। तो जो सुप्रीम कोर्ट ने 14 मई की एक मुद्दत मुकर्रर की थी वो आइन से बाला नहीं है, वो आइन के तहत ही है। अगर 14 मई की मुद्दत भी गुजर जाती है तो मेरा नहीं ख्याल कि चीफ जस्टिस उमर अताब बंदयाल को इस मामले पे कोई फौरी रद्द-ए-अमल देना चाहिए। उस वक्त 254 की जो शिक है वो इन्वोक की जा सकती है सुप्रीम कोर्ट के फैसले के लिए भी। तो ये एक रास्ता है, और ये सारा झगड़ा जो शुरू हुआ है पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट के बीच, इसकी वजह मैं नहीं समझता कि कोई सियासतदान है।
इसकी वजह खुद सुप्रीम कोर्ट है जिसने ये सियासी झगड़ा अपने गले लिया है। और ये मामला आगाज़ इसका हुआ 63A, जो आर्टिकल 63A था उसकी तशरीह से, कि जहाँ पे अल्फाज को छोड़कर उसकी रूहानी तशरीह करने की कोशिश की गई और कहा गया कि मुनहरफ अरकान के वोट शुमार नहीं होंगे। और दूसरी तरफ जब बारी आई 90 दिन में इलेक्शन कराने की, तो वहाँ पे रूहानी तशरीह को छोड़ के अल्फाज में लॉस्ट इन ट्रांसलेशन हो गई सुप्रीम कोर्ट कि 90 दिन तो आइन में लिखा है। और फिर बाद में चीफ जस्टिस ने खुद ये तस्लीम किया, एतराफ़ किया कि निगरान हुकूमतों का जो फ़लसफ़ा था जो आइन में लाया गया वो यही था कि पूरे मुल्क में निगरान हुकूमतें होंगी और एक साथ इलेक्शन होंगे तो फिर वो साफ़ और शफाफ हो सकते हैं। इसीलिए उन्होंने गिला किया अटॉर्नी जनरल से कि आपने पहले ये दलील क्यों नहीं की। हालांकि बतौर कोर्ट रिपोर्टर मैं आपको बता सकता हूँ कि ये बात पहले मीडिया में भी होती रही, दरख्वास्तों में भी, इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त में भी, दलाइल में भी ये की गई, मगर शायद उस वक्त सुप्रीम कोर्ट में इस दलील को और इस फ़लसफ़े को समझना के मूड में नहीं थी सुप्रीम कोर्ट। तो जो कुछ करना है अब सुप्रीम कोर्ट ने करना है और बेहतरीन ऑप्शन उसके लिए ये है कि वो कुछ भी ना करे, और अगर उससे भी बेहतर और इज़्ज़तदार ऑप्शन की तलाश है तो फिर मेरे ख्याल में चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल को अब इस्तीफ़ा दे के घर जाना चाहिए। और उसकी वजह वो बेशक ये बता दें कि मैं बतौर चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पे अमल दरामद ना करा सकने की पादाश में और हुकूमत के अदम तावन के बायस मैं समझता हूँ कि मैं अब इज़्ज़त के साथ चला जाऊँ, क्योंकि इस और मेरे जाने की वजह भी हुकूमत का अदम तावन है। तो वजह जो भी बताएं, मगर मेरे ख्याल में इस वक्त सबसे बड़ा मसला ये नहीं है कि 14 मई को इलेक्शन हो सकते हैं या नहीं, क्योंकि अब मामला इलेक्शन 14 मई के इलेक्शन से आगे चला गया है। और वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो पिछले कई साल में जो किरदार अदा किया है, वो जिस बदतरीज तरीके से सियासत की भंवर में फंसे हैं, उसको भंवर में किसने फंसाया, और सुप्रीम कोर्ट के मौजूद जजों में से किसी को ये जिम्मेदारी उठानी होगी। और इसके बाद अगर ये इस्तीफ़ा भी नहीं आता चीफ जस्टिस का, तो मेरे ख्याल में जो कुछ भी इस मुल्क में होगा उसकी सबसे बड़ी जिम्मेदार खुद सुप्रीम कोर्ट होगी और ख़ास तौर पे चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल होंगे। एक ब्रेक शामिल करते हैं। ये अगर जो इस तरह मतीउल्लाह जान साहब फरमा रहे हैं कि अगर चीफ जस्टिस साहब ये कर लेते हैं कि हुकूमत पर जिम्मेदारी डालते हुए ख़ुद को अपने मनसब से अलहदा करते हैं, ये चले मनसब से अलहदा ना भी करें लेकिन किसी फैसले के अंदर ये तहरीर कर देते हैं कि अदालत खड़ी थी आइन के साथ लेकिन हुकूमत ने हर बार जिसके तहत आइन के ऊपर अमलदारी रुकी, तो ये एक इंडाइटमेंट होगी इस हुकूमत के खिलाफ, शायद पार्लियामान के खिलाफ भी, कि पार्लियामान ने रास्ता रोका साफ और शफाफ इंतखाबात का। लेकिन क्या ये मुमकिन है? लेकिन असल में सुप्रीम कोर्ट के पास क्या यही ऑप्शंस हैं या कोई और कानूनी ऑप्शन है? क्या वाकई मुल्क के वज़ीर आज़म ने ख़ुद को बड़े तरीके से कानूनी तौर पर, आइनी तौर पर इंसुलेट कर लिया है दीवार से, एक आइनी दीवार से जिसमें उनके खिलाफ कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि उन्होंने खुद कुछ नहीं किया, ना उनकी काबीना ने किया बल्कि पार्लियामान ने फैसला किया? इस पर बात करते हैं एक ब्रेक के बाद कि अगले कुछ दिनों के अंदर पाकिस्तान में इस हवाले से क्या हो सकता है और क्या इमरान खान साहब की सियासत को यहाँ से जो रिलीफ मिल रहा था और उनके जो उनके मतलूब मकासद थे वो हासिल होने के लिए वो बड़ी तगोदौ कर रहे थे, क्या यहाँ पर उनके लिए एक फुल स्टॉप आएगा या कम से कम एक थोड़ा सा एक रुकावट आ जाएगी? इसके ऊपर बात करते हैं ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। एक दो फिर आपको शामिल कहते हैं। राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं 14 मई को तो जी जन्नात ही आके इलेक्शन करवा सकते हैं, यानी कि ये तो फिर ना करने वाली बात हुई। और सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी रिपोर्ट मंगवा ली है इस हवाले से। बाय द वे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने रिव्यू भी फाइल कर दिया है और इलेक्शन कमीशन ने तो ठीक ठाक तगड़ा रिव्यू फाइल किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही वज़ा करदा उसूलों से इनहराफ किया। अदालत का काम नहीं है कि इंतखाबात की तारीख दे, जो कि अदालत ने किया, और इस गलती को दुरुस्त किया जाए। और इस रिव्यू की जो ज़बान है और जो रिपोर्ट की गई है उसमें तो एक ठीक ठाक किस्म की इंडाइटमेंट है सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ऊपर। शाखावर साहब, अगर हम ऑप्शंस की बात करें स्ट्रिक्टली, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास अब क्या ऑप्शंस बची हैं आईनी तौर पर कि क्या क्या हो सकता है और अदालत क्या क्या कर सकती है? ज़रा पहले इस पर आ जाए। जी मुनीब साहब, बात यह है कि अब जो 14 मई वाली जो बात है, जो उनका हुक्म है, वो तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि वो इम्प्लीमेंट हो,
क्योंकि इलेक्शन कमीशन भी जो है वो इंतजामात नहीं कर सकता, उनको फंड्स नहीं मिले, बैलेट पेपर्स नहीं छप सके, बाकी जो लॉजिस्टिक्स हैं वो इतने दिनों में, आज 3 मई है, तो ये मुमकिन नहीं है कि 14 मई को ये इलेक्शंस हों। मैं ये समझता हूँ कि ये जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो रिव्यू पिटिशन फाइल की है, ये उनको पहले कर देनी चाहिए थी। अब उसमें से अगर कोई रास्ता निकल सकता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के लिए 14 मई से आगे जाने का, वो इस रिव्यू से ही निकलेगा। और मैंने चूंकि इनकी रिव्यू पिटिशन अभी पढ़ी नहीं, तो मैं इस पे ज़्यादा उस पे उसके कंटेंट्स के हवाले से नहीं, लेकिन एक बात ज़रूर है जो अभी आपने जिक्र किया कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो फैसला दिया, जिसमें उन्होंने 14 मई की स्पेसिफिक डेट खुद दी और उसमें जो इलेक्शन का स्केड्यूल जो जारी किया, वो मेरे हिसाब से सुप्रीम कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन के बियॉन्ड है, और वो एक गलती है जजमेंट में जो कि सामने नज़र आ रही है। और वो जो गलती जब सामने नज़र आए तो उसके ऊपर रिव्यू जो है वो होता ही तब है, नजरसानी ही तब होती है कि उसमें लिखा हुआ है कि व्हेन देयर इज एन अपरेंट एरर फ्लोटिंग ऑन द सरफेस ऑफ द रिकॉर्ड ऑफ द जजमेंट। तो मैं समझता हूँ कि ये उनका बड़ा वैलिड पॉइंट है। तो इस पे मैं समझता हूँ कि उसको रिव्यू को कंसिडर करते हुए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को चाहिए कि उस पे एक लार्जर बेंच तश्कील दे और ये तमाम चीज़ें देखिए, ये 90 दिन में इलेक्शन जो है यही सिर्फ एक कमीशन में, उसमें आइन में नहीं लिखा हुआ, उसमें यह भी लिखा हुआ है कि आर्टिकल 218(3) के तहत इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से ईमानदाराना, गैर जानिबदाराना और शफाफ इलेक्शन करवाने हैं, और उनमें से कोई भी अगर वो इंग्रेडिएंट उनका पूरा ना हो तो इलेक्शन जो है वो शफाफ और मुनसिफाना नहीं हो सकते। उसके अलावा और भी जो प्रोविजंस हैं, आर्टिकल 254 है जिसका अभी मतीउल्लाह जान साहब ने जिक्र किया, इन तमाम चीज़ों को सामने रख के एक वसी तर एक जुडिशल विस्डम जो है वो सामने आ जाए। मैं समझता हूँ यही एक हल है कि इसी रिव्यू पिटिशन के ऊपर आप एक लार्जर जुडिशल कंसेंसस डेवलप करें, और इसमें जो पीछे खामियां रह गई हैं हमारी जजमेंट्स में, उसको मैं समझता हूँ पूरा करना चाहिए। उसके साथ साथ मैं आपको बताऊं कि और भी बहुत सारे जो पेंडिंग इश्यूज हैं, मसलन आर्टिकल 63A की जो रिव्यू पिटिशन जो अभी तक पेंडिंग है, इसके अलावा जो मुस्तकिल नाअहली जो है उसके मुतालिक पिटिशंस हैं, वो ये तमाम चीज़ें मैं समझता हूँ कि एक बड़ा बेंच बनाकर उसमें तमाम चीज़ें रख दी जाएं, उस पर एक वसी तर जुडिशल कंसेंसस आए, और जो गलतियां हुई हैं जजमेंट्स में, देखें जजेस भी इंसान हैं, उनसे भी गलतियां हो सकती हैं, और रिव्यू की जो प्रोविजन डाली गई आइन में वो इसीलिए है कि अगर कोई गलती हो गई है तो उसको दुरुस्त कर लिया जाए। मैं समझता हूं कि ये एक बड़ा अच्छा मौका है कि ये फेडरल गवर्नमेंट को भी रिव्यू है कि गलती तो उस वक्त दुरुस्त की जा सकती है ना जब कोई कहे कि हमने गलती की है। यहाँ पर तो जनाब चीफ जस्टिस साहब ने अपनी, मैं अर्ज कर लूँ अगर, कि उन्होंने तो अपने ही अप्लाई हुई अप्रोच से एक मुख्तलिफ अप्रोच ली, वो पार्लियामेंट्री लीडर और पार्लियामेंट्री सदर की वाली सारी बहस के ऊपर उन्होंने खुद ही हैड टू एक्सप्लेन इट इन द ऑर्डर इटसेल्फ। बट सवाल सिर्फ ये है सर कि ये सब कुछ आपने दुरुस्त फरमाया, ये हो सकता है, लेकिन इस सुप्रीम कोर्ट के अंदर आज की कॉम्पोजिशन के अंदर जहां इतनी तफरीक है, और ये राय का इख्तलाफ नहीं है, तो इख्तलाफ ही बड़ा और तरह का है, जहां जज साहबान बसद एहतराम बैठ नहीं सकते इकट्ठे किसी बेंच में। यहां आपको लगता है कि आफ्टर ऑल दिस लार्जर बेंच फुल कोर्ट बैठ सकता है, बन सकता है? क्योंकि इज्जत माफ चीफ जस्टिस साहब तो इस बात पे भी इस्तफसार फरमा रहे थे कि भाई आप फुल कोर्ट कहते किसे हैं, और बेंच बड़ा है तो बेंच तो छोटा भी हो सकता है। और इस हवाले से अब तक जितनी इस्तदा उनसे की गई है 63A के मामले पे, बाकी मामलात के ऊपर पाकिस्तान बार काउंसिल ही अगर चले हम कहीं करें तो सबको उन्होंने मुस्तरद किया है, किसी को एंटरटेन नहीं किया। तो अब आपको क्यों लग रहा है कि ये एंटरटेन हो सकती है और फुल कोर्ट बैठ सकता है? देखिए मुनीफ साहब, हमने पीछे देखा है कि बहुत सारी जजमेंट्स जो हैं वो बिल्कुल पास हुई और उनका रिव्यू भी हुआ, और रिव्यू में जो है वो लार्जर बेंचेस भी बने। हुबारा बस्टर्ड्स केस था एक, बिल्कुल उसमें फिर उसको रिव्यू किया गया, एक लार्जर बेंच ने उसको रिव्यू किया। ये कोई अना का मसला नहीं है, मिसअंडरस्टैंडिंग ऑफ लॉ मैं भी कर सकता हूँ, जजेस भी कर सकते हैं, और आइन में जो नजरसानी का जो दिया गया है वो दिया इसलिए गया हुआ है कि उसको दुरुस्त कर लिया जाए। और मैं ये समझता हूँ कि ये कोई हरफ आखिर नहीं है, जैसे भी आप फरमा रहे थे कि उस दिन जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा और पाकिस्तान बार काउंसिल ने जो रिक्वेस्ट की कि इस पे आप या तो फुल कोर्ट तश्कील दे दें या सीनियर मोस्ट 7 जजेस जो है
उस पर मुश्तमिल बेंच बना दें। उस पर ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने उसको आइडिया को कंसीव नहीं किया। उन्होंने कहा कि हम इस वक्त नहीं कर सकते, लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा अगर सुनने में गलती हो मेरे से तो मैं शायद ये भी समझाऊं कि ये बेंच जो है ये बढ़ भी सकता है और कम भी हो सकता है। ये बड़ा मनी खेज है। मैं ये समझता हूं कि इस वक्त जो दानिशमंदी का तकाजा है वो यही है कि ऑनरेबल चीफ जस्टिस जो है वो इस पे एक पूरा बेंच बना दें और ये जितने भी इश्यूज हैं कंट्रोवर्शियल उन सबको एक दफा उसमें ले आए और उस पे जो भी एक ब्रॉड बेस्ड कंसेंसस जुडिशियल आ जाए। मैं समझता हूं कि उसमें सुप्रीम कोर्ट की भी बचत है, इदारों की भी बचत है, आइन की भी बचत है और जमहूरियत की भी बचत। ये मतीउल्लाह जान साहब, ये दानिशमंदी तो पता नहीं, हम भी दुआ करते हैं कि आ जाए, लेकिन मुझे जरा ये बताइएगा ये 27 अप्रैल वाला जिसके ऊपर अदालत ने फरमाया था कि मुनासिब हुक्मनामा जारी करेंगे, उसका ऑर्डर अभी मेरे मुताबिक तो आया नहीं। आपको क्या लगता है कि या तो उसको तहरीर किया जा रहा है क्योंकि रिपोर्ट भी अदालत ने मांग ली इलेक्शन कमीशन से कि आपने नहीं दिए, आपको नहीं मिले अभी तक फंड्स, तो वो अभी तक फैसला आया नहीं। आपको लग रहा है कुछ अदालत तहरीर कर रही है या कोई हुक्मनामा आ भी सकता है अनकरीब? मुनीब, मेरे ख्याल में अदालत को अपनी गलती का एहसास हो गया है। अदालत को बज़ाहिर इस बात का एहसास हो गया है कि ये मुज़ाकरात के मामलात में और सियासी मामलात में सुप्रीम कोर्ट को पढ़ना ही नहीं चाहिए था। जो 63A में उन्होंने तशरीह की थी उसके बाद जो कुछ भी हुआ तो वो एक एहसास गुनाह था, एक ज़मीर का बोझ था, या जो भी कहें, अदालत मजबूरन इन सियासी मामलात में इसलिए उसको बज़ाहिर मुदाखलत करनी पड़ी कि वो ये समझ रही थी कि हम मामलात को सुलझा लेंगे। वो बजाय सुलझाने के वो मामलात मज़ीद उलझ गए, क्योंकि इमरान खान की सियासत इतनी पिछले 5-6 साल से जो हम देख रहे हैं, उसने न सिर्फ ये कि इस्टेब्लिशमेंट को सियासत की दलदल में घुसेड़ दिया, बल्कि जजों को भी सियासत में खींच के दलदल में लेकर आ गए हैं इमरान खान साहब। उनकी सियासत ये थी कि पहले 2018 के इलेक्शन से पहले इस्टेब्लिशमेंट की गोद में बैठ के वो हुकूमत में आए, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का फ़ायदा उठाया, जजों को भी मुलव्वस किया अपने उस सारे खेल में, और उसके बाद जब इस्टेब्लिशमेंट पीछे हट गई तो उन्होंने अदलिया का दामन पकड़ लिया और उसको सियासत में घुसे जो है वो खींचना शुरू कर दिया। तो मेरे ख्याल में इस किस्म की जो डिपेंडेंस मेंटालिटी है किसी भी पॉलिटिशियन की, वो इदारों के लिए जहर कातिल है। और आज भी अदलिया को ये शायद एहसास है, और इसीलिए 27 अप्रैल को चीफ जस्टिस ने अपने रिमार्क्स में ये वजाहत की थी कि हमने कोई किसी को हुक्म नहीं दिया, हमने कोई किसी को हदायत नहीं की कि आप मुज़ाकरात करें। और चीफ जस्टिस ने शाह महमूद कुरैशी के हाथ में पकड़े उस कागज़ को भी लेने से इनकार कर दिया था कि जिसमें कुछ सियासी तजावीज़ दी गई थी, और चीफ जस्टिस ने कहा था कि ये सियासी मामलात और ये इस तरह के कागज़ हम अदालत के रिकॉर्ड पे नहीं लाएंगे। तो ये वजाहत क्यों देनी पड़ी चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल को? और वो हुक्म जो नहीं जारी हुआ उसकी वजह भी ये थी कि अगर उस रोज़ की कार्रवाई का किसी किस्म का 4 लाइनों का भी हुक्म सुप्रीम कोर्ट जारी कर देती तो उन 4 लाइनों के ऊपर भी पीटीआई ने अपनी तशरीह करनी थी और पीडीएम ने अपनी तशरीह करनी थी। तो चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल को ख्याल आया कि पहले भी बहुत गलत हो चुका है हमसे, अब आज की कार्रवाई के ऊपर ना तो हम कोई कागज़ ले रहे हैं मुज़ाकरात के हवाले से और ना ही हम किसी किस्म का हुक्म जारी करेंगे, क्योंकि उस हुक्म का दोनों फ्रीकें जो हैं वो फ़ायदा उठाने की कोशिश करेंगे मुज़ाकरात में, और फिर अगर मुज़ाकरात नाकाम हुए या जो भी हुआ तो उसका इल्ज़ाम जो है वो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर आएगा और 27 अप्रैल के हुक्म के ऊपर आएगा। ठीक है, इसलिए अपनी गलती का एहसास करते हुए मैं समझता हूँ चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल पीछे हट गए, मगर मैं समझता हूँ अभी बहुत पीछे हटने की ज़रूरत है। सिर्फ इतना पीछे हटना काफ़ी नहीं है, बहुत पीछे हटने की ज़रूरत है। लेकिन अगर वो पीछे हटेंगे तो कोई और आगे हुकूमत बढ़ना चाह रही है, पार्लियामान बढ़ना चाह रहा है, लेकिन पार्लियामान को भी कहीं रुकने की ज़रूरत है या नहीं। लेकिन एक सवाल ये है, इसकी एक सियासी साइड है। इमरान खान साहब ने कहा अगर सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के ऊपर अमल नहीं होता, 14 तारीख को इलेक्शन नहीं होते पंजाब के अंदर, तो तहरीक चलेगी, और वो तहरीक अदलिया बहाली तहरीक से भी कहा जाता है कि बड़ी तहरीक होगी।
क्या इमरान खान साहब की इस तहरीक का मुकाबला PDM की हुकूमत कर सकती है, जिसका सियासी कैपिटल एग्जॉस्ट हो चुका है, जिसकी 37% महंगाई अप्रैल के महीने में थी, जिसके अंदर एक मखलूत हुकूमत मौजूद है, जिसे बहुत से चैलेंजेस का सामना है, कमज़ोर मईशत गले पड़ी हुई है, क्या वो इस तहरीक का मुकाबला कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे? एक ब्रेक के बाद मियां जावेद लतीफ़ साहब हमें बताएंगे। हमारे साथ रहिएगा। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। मियां जावेद लतीफ़ साहब, इमरान खान साहब सड़कों पर आ गए और तहरीक चला ली और वो लोग उनके साथ हैं। आपके गले में ये तौक होगा कि आपने इलेक्शन नहीं करवाए, सुप्रीम कोर्ट का हुक्म नहीं माना, और जिसकी तरफ इशारा कर रहे हैं अगर तो मतीउल्ला जान साहब ने कहा कि ये भी हो सकता है कि अदालत फैसले में लिख दे, चीफ जस्टिस साहब अगर वाकई इतना ड्रामाई मोड आ जाए कि वो फैसला लिख के अदालत में ही आपने ख़त में लिख दें कि नहीं मैंने तो बहुत कोशिश की आइन पर अमल दरामद कराने की, हुकूमत ने रोड़े अटकाए और मैं बहसीत चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अपने ही फैसले पर अमल दरामद नहीं करा, एक प्रिजम्पटिव बात है, तो ये आपके लिए तो एक माफ़ कीजिएगा एक बदनामी का तौक होगा जो कि हुकूमत के गले में होगा, ऊपर इमरान खान साहब की तहरीक होगी। क्या बचेगा आपका सियासी तौर पर? मगर ये खुश बड़े होंगे मगर दबाले डालेंगे कर रहे हैं ना मनीब नहीं, मेरी अर्ज सुन लें। आपने संजीदा एक सवाल ऐसा किया है कि मुझे इजाज़त दें जी। गुजारिश ये है कि मतीउल्ला जान जो बात कर रहे हैं ना कि किसी को एहसास हो गया कि कोई माफ़ी मांग लेगा या पीछे हट जाएगा, खुदा करे ऐसा होता, मगर जिसके पास इख्तियार होता है, ताकत होती है, उसको एहसास उतरने के बाद होता है। आप ये देखें कि आपके चैनल पे रीमा उमर साहिबा जो थी उन्होंने क्या गुफ्तगू की, कब से की कि पनामा से शुरू हुआ और सिलसिला चलते चलते जिस तरह एक मॉनिटरिंग जज बिठाया गया, जिस तरह साकिब निसार आए, जिसका जो रोल था, यहाँ तक कि पार्टी की सदारत से भी जिस तरह हटाया गया, उसके बाद भी पीछा ना छोड़ा गया और वही सारा तसलसल आज तक कायम है। दो नाम सिर्फ मिस हुए जो रिटायर हुए, साकिब निसार साहब और एक अजमत सईद साहब, मगर उनकी जगह दो बाजू मरोड़ के हुकूमत वक्त का दो और अपनी पसंद के मौजूदा चीफ जस्टिस साहब ने बंदे ले लिए, जस्टिस ले लिए। मुझे ये बताएं कि क्या कोई ये एहसास करेगा कि नवाज शरीफ के खिलाफ कोई भी सबूत ना होने के बावजूद 4 साल हुकूमत रही इमरान खान की, क्या ये छोड़ दें 90 दिन में इलेक्शन या 120 दिन में इलेक्शन या परसों इलेक्शन करवा लें? मुझे इंसाफ क्यों नहीं आप दे रहे? ये इंसाफ देने वाले अदारों का काम नहीं है कि अपनी गलती का जो उन्होंने 2017 में ब्लंडर किया, पाकिस्तान की बर्बादी कर दी उन लोगों ने, मगर क्या वो अपने फैसले को रिव्यू करने के लिए तैयार नहीं है, माफी मांगने के लिए तैयार नहीं? मैं तो ये कह रहा हूं साकिब निसार को आज नहीं बुलाया जा सकता? गलती तो उस वक्त दुरुस्त होती है ना कि जब कोई कहे कि हमसे गलती हुई है, गलती तो मानी ही किसी ने नहीं है। हाँ, तो अगर नहीं मानी तो यही तो 70 सालों से रोना है भाई कि कोई गलती मान ही नहीं रहा। आप पार्लियामेंट को बार बार बुलडोज करते हैं, कभी ठुड्डा लगाते हैं, कभी थोड़ा मारते हैं, तो इस तरह अगर करना है, पार्लियामेंट को मानना ही नहीं है, तो फिर एक वक्त आएगा लोग खुद ही ताला लगा देंगे, पार्लियामेंट को ताला लगा दें। अगर इन्होंने ही कभी किस अदारे ने, कभी किसी अदारे से लोगों ने बैठ के ये फैसले करने हैं, तो मुनीफ फारूक साहब बड़ी माजरत से फिर ये खेल खेलने की जरूरत क्या है? ये खेल है ना फिर एक जो खेला जा रहा है ना, यहां आइन है, आइन रियासत का है ना, तो रियासत का ही आइन हमारे लिए मुकद्दस है ना। तो अगर रियासत को ही खतरा पहुंच चुका है, पहले तो आप खेल रहे थे आइन से, अब आप खेल रहे हैं पाकिस्तान की सलामती से, तो ये किसी को अंदाजा नहीं है, किसी को नजर नहीं आ रहा। कौन और अगर किसी को नजर नहीं आ रहा, ठीक है, तो फिर मुझे ये कहने की इजाजत दे ना कि आज पार्लियामान जो खड़ी है इस नुक्ते पे कि पार्लियामान सुप्रीम है या नहीं, पार्लियामान इस नुक्ते पे खड़ी है कि ये आइन बनाना, कानून बनाना हमारा इख्तियार है या नहीं। बात तो यहां खड़ी है, या 90 दिन की तो बात ही नहीं है। यहां बात यह है कि आप कभी तो टैंक लेके आ जाते हैं तो हमारा वजीर आजम खत्म, आप कभी कलम से वजीर आजम घर चला गया,
भाई आप ये देखें कि 23 करोड़ आवाम जो हैं वो मुंतखब करते हैं। आप 2018 की तारीख दोहराना चाहते हैं कि आरटीएस बंद करके एक बंदे को आप लेकर आए थे, आज आप कलम के जरिए किसी को लाना चाह रहे हैं। अच्छा, तो नहीं, ये कैसे मान लें? इंतखाबात की बात थी ना, चले आप कहते हैं कि वो कलम के जरिए लाना चाह रहे हैं, बट इमरान खान साहब तो कहते हैं भाई इंतखाबात की बात है, इंतखाब हो, साफ शफाफ हो, जिसको अवाम वोट दें वो इंतखाबात जीत कर आ जाए। लेकिन आपका ये कहना, एक जुमला, आपका वक्त खत्म होने वाला है, एक जुमला ले लें, मुझे इंसाफ दे दें। नवाज शरीफ को 2017 में आपने किसी के दबाव में या अपनी ख्वाहिश पे किसी को लाने के लिए उसको नाअहल किया था, उसको अहल कर दे। मियां साहब, आपकी बात से मुझे ये लगता है, आपको ये लगता है कि जब तक चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब अपनी कुर्सी पर मौजूद हैं, मियां नवाज शरीफ साहब को इंसाफ नहीं मिल सकता, इसलिए वो पाकिस्तान तशरीफ नहीं ला रहे? फिर आप ये बात माने ना, आपको ये लगता है, आपका यही सोच है? सारी कौम कह रही है यार, मैं कह रहा हूं। अच्छा ठीक है, मैं कह रहा हूं, वुकला कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक है, चीफ जस्टिस जो साबिक हैं वो कह रहे हैं, जस्टिस शौकत सिद्दीकी कह रहे हैं, मेरे भाई मतीउल्लाह जान कह रहे हैं, शाह खावर कह रहे हैं, कोई और किसी से पूछो यार, जान साहब ने कौन नहीं कह रहा या नहीं किया? नहीं, मतीउल्लाह जान साहब ने तो अभी तक ये बात तुसी कह दो। नहीं, मैं नहीं कहूंगा, तुसी कह दो। मतीउल्लाह जान साहब ने असी तो फिर लोगों की गल करने हैं। आपका दिल करता है ना सारे ये कहें, लेकिन मतीउल्लाह जान साहब ने अभी गुफ्तगू नहीं की। मतीउल्लाह जान साहब, क्विक कमेंट जरा इसके ऊपर कीजिएगा। देखें, जो एक तारीखी हकीकत है, बतौर कोर्ट रिपोर्टर सुप्रीम कोर्ट में मैंने तमाम केसेस कवर भी किए, पनामा बेंच की समाअत भी देखी, इसमें कोई शक नहीं है कि वहाँ से जो सियासी इंजीनियरिंग का आगाज हुआ, बिल्कुल, जब तक उसको अनडू नहीं किया जाएगा उस वक्त तक साफ और शफाफ इंतखाबात नहीं हो सकते। ठीक हो गया। अच्छा, ये टुवर्ड्स द वेरी एंड शाह खावर साहब, ये एग्जेक्टिव ऑर्डर से हटाने वाली बात तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की, ये तो खैर बेतुकी सी है, मेरा इसकी कोई आईनी हैसियत नहीं है, लेकिन अगर मामला इस नहज पर पहुंच गया है तो इसकी आखिरी शक्ल आपको क्या लगती है कि सुप्रीम कोर्ट ने, जिस तरह अभी मतीउल्लाह जान साहब ने कहा कि रेस्ट्रेंट शो करना शुरू कर दिया है, उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है, और अगर गलती का एहसास हो गया है तो फिर वो हो सकता है जो आप कह रहे हैं कि बड़ा बेंच बन जाए, फुल कोर्ट बैठ जाए और शायद मामले को किसी और डायरेक्शन में ले जाया जाए? देखिए, बिल्कुल, मैं तो ये समझता हूँ कि इदारों का एक दूसरे का एहतराम जो है और अपने अपने हुदूद में रहना और दूसरे के जो है डोमेन में जाने से इज्तनाब करना, मैं समझता हूँ कि ये बेस्ट पॉलिसी होगी। और इज्तनाब की पॉलिसी दोनों तरफ से बड़ी ज़रूरी है, और मैं अभी भी ये समझता हूँ कि ये तमाम मसाइल हल हो सकते हैं कि एक फुल कोर्ट तश्कील दे दिया जाए जिसमें ये तमाम ये मुतनाज़ा मसाइल जो कि पेंडिंग हैं इनको वंस फॉर ऑल सेटल कर दिया। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया। मैं जनाब शाह खावर साहब का, मतीउल्लाह जान साहब का और मियां जावेद लतीफ़ साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। प्रोग्राम आपने देखा, आज का प्रोग्राम हमने कोशिश की जितने आम मामला थे वो आपके सामने रखे रहे। फीडबैक दीजिएगा, देखने का शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़।